तो आप लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? जी सर। और जो मैं लिख रहा हूँ वो भी दिख रहा है साफ साफ? यस सर। यस सर। जी सर। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। तो इसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं शील्डिंग, डीशील्डिंग एंड केमिकल शिफ्ट क्या होते हैं। ठीक है। तो हमने अभी तक थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कौन से न्यूक्लियर एनएमआर एक्टिव होते हैं, क्यों एनएमआर एक्टिव होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको हम डालते हैं तो क्या हो जाते हैं। ठीक है। तो कौन प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं या लर्मर फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, क्योंकि जब दो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाते हैं तो वहाँ पे लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है और हमें सिग्नल आते हैं। ये चीज़ें हमने देखा था। और मैंने ये कहा था आप लोगों को कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल दिया था, वो बहुत सारे लोगों ने किया है। तो थोड़ा सा मैं फिर से एक बार यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये था आपका न्यूमेरिकल और ये इसका आंसर है। ठीक है, जिनका ये आंसर आया है बिल्कुल सही है। ठीक है। तो मैंने बार बार कहा था आपको कि जो प्रोटॉन के लिए है बाकी सारा कैलकुलेट करके था ना, हमने फिर वो लास्ट में रिलेशनशिप निकाला था, न्यू इज इक्वल टू क्या था, 4 टू, ये भी कर सकते हैं, 4 to 5 7.8 निकला था हमें। पूरा आपका प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू डाल के गायरो में मैग्नेटिक रेशियो का भी हमने वहाँ पे वैल्यू डाला था, 4 to 5 7.8 पर सेकंड पर गॉस था ना, पर सेकंड पर गॉस था इसकी वैल्यू, है ना। तो इन टू बी नॉट था मैग्नेटिक फील्ड, बस ये था। ये वैल्यू आपको कांस्टेंट है तो आपको निकालना क्या था, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट को निकालना था। तो बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है वो आएगा, और आपको 4 to 5 7, 4 to 5 7.8 पर सेकंड पर गॉस। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कहा है 60 मेगा हर्ट्स, है ना। मेगा हर्ट्स मीन्स हर्ट्स का इंटू 10⁻⁶ वो मेगा हर्ट्स हो जाता है। ठीक है। तो नीचे ही इससे डिवाइड करेंगे, ये साइकिल पर सेकंड होता है ना, पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, पर गॉस नीचे है तो बाद में जो इसका वैल्यू आएगा कितना आ रहा है, 14092 गाउस हो जाएगा। ठीक है। ये 60 मेगाहर्ट्ज वाले पे था, और क्योंकि आपका जो एनएमआर मशीन होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इनिशियली 60 मेगाहर्ट्ज का था, अब 300 400 600 900 तक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ाते जाते हैं। ये आपका फिर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाता है। देखिए यहाँ पे फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना यहाँ पे आप वेरी कर रहे हैं, 70,459 गैस। ठीक है। तो ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 14,000 ही था। तो जितना आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाते हैं उतना मॉलिक्यूल में जो एनर्जी गैप है वो इजीली अच्छे से क्रिएट हो जाता है और आपको बढ़िया सिग्नल मिलते हैं। ठीक है। जैसे एमआरआई करते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल पे कहते हैं ना, हमारे इतना टेस्ला है, हमारे मशीन का इतना टेस्ला है, वो उस पे करते हैं कि हमारा जो इमेज है वो अच्छा है। ठीक है। तो ये कल की बातें हो गई, जो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे शील्डिंग, डीशील्डिंग एंड केमिकल शिफ्ट। तो ये चीज भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम आपके एटम को, आपका जो न्यूक्लियर है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, तो वो जो न्यूक्लियर है वो कोशिश करते हैं अलाइन विद द फील्ड होने की। ठीक है। और क्यों अलाइन विद द फील्ड होने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस न्यूक्लियस एक्ट इज टाइनी मैग्नेटिक फील्ड, छोटे छोटे मैग्नेटिक बार की तरह बिहेव करते हैं। और जब एक बड़ा सा मैग्नेट इसके पास लाते हैं तो उसके साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो आपका न्यूक्लियस है वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। बिकॉज क्यों करते हैं जना, बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव चार्जेड स्पीशीज। और जब भी कोई चार्जेड स्पीशीज, मैं पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी कोई चार्जेड स्पीशीज सर्कुलेट करते हैं, है ना, मूव करते हैं, तो उसके साथ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अटैच होते हैं। और लेकिन आपको पता है आपके एटम में अकेला न्यूक्लियस तो नहीं है, इसके सराउंडिंग में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना।
तो वो भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, किस में इलेक्ट्रॉन किन में होगा, जैसे मैं अगर CH3 की बात करता हूँ, तो अपने इस हाइड्रोजन का अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये सारा इसकी सराउंडिंग में है इस प्रोटॉन के। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन द बॉन्ड या इन द वैलेंस शेल, ये भी इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। फिर से वही केस हो गया, यानी सर्कुलेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जब ये सर्कुलेट करते हैं तो ये भी सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने क्या कहा था, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ये भी करेगा क्योंकि ये भी तो चार्ज बॉडी है, लेकिन ये अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ना आपका न्यूक्लियस, तो क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन अगर ये अलाइन करे तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज तो अपोजिट है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। यानी जब भी आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है आपके न्यूक्लियस सॉरी एटम में, है ना, वो जब सर्कुलेट करते हैं वो एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिसको हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। वो अपोज करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। तो हमने क्या कैलकुलेट किया था, जिसकी वजह से हमने कहा था कि एक्चुअल में अगर हमें 100 गॉस चाहिए था, तो हमें उसकी जगह पे मोर देन 100 गॉस यहाँ पे आपको जनरेट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू रेजोनेट द न्यूक्लियाई। रेजोनेंस हमें, यानी रेजोनेंस का मतलब बराबर इक्वल हो जाना है, जब वो इक्वल एनर्जी के होते हैं तभी एब्जॉर्प्शन होती है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे, दिस इलेक्ट्रॉन जो बाहर इलेक्ट्रॉन इसके शेल्स में थे या बॉन्ड्स में थे, वो इसको क्या कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शील्डिंग कर रहे हैं। यानी जितना हमने मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई किया था, तो वो सारे को इसके पास पहुंचने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमें ज्यादा डालना पड़ता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, शील्ड करना है, शील्डिंग हो जाना। और इसका नाम भी नाम क्या है, डायामैग्नेटिक शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, या नॉर्मली हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इन शॉर्ट आप यहाँ याद रखेंगे कि अंडर द influence of applied magnetic field, electrons surrounding a nucleus start to circulate परपेंडिकुलर, हमेशा याद रखना वो परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो सर्कुलर थम्स रूल आपने पढ़ा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में वो जनरेट होता है, लेकिन वो अपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसलिए ये शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है, जना हमेशा ऐसा नहीं होता, वो चीज हम देखेंगे। और ये चीज याद रखना, जितना आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं, जितना आप नीचे से मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं, उतना ही तेजी के साथ ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेशन भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है। जितना सर्कुलेशन ज्यादा होगा, उतना सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा जनरेट होगा, और जितना जनरेट होगा उतना अपोज भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक। जितना आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे, इतना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाता है। ये चीज को आप याद रखेंगे। अब उससे क्या हो जाएगा, हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन, जितना आपके प्रोटॉन, हम क्योंकि प्रोटॉन हमारा डिस्कस करें, उसके सराउंडिंग में जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, हायर द डायमैग्नेटिक शील्डिंग, उसका उतना ही शील्डिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, क्यों होगा जना, हमने अभी ये डिस्कस किया, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होगा, उतना ही वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सर्कुलेशन ज्यादा होगा। सर्कुलेशन जितना ज्यादा होगा तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हमें उतना ही ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रेजोनेट द प्रोटॉन्स। ठीक है, लेकिन मैंने अभी कहा कि हमेशा याद रखना कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के, डायरेक्टली इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके साथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन जो इसके सराउंडिंग इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है ना, वही इसको अपोज करते हैं, जिसको हम डायमैग्नेटिक शील्डिंग कहते हैं। लेकिन उन न्यूक्लियस का क्या, जैसे आपका CH3 है, CH2 है, हम इस प्रोटॉन की बात कर रहे थे, लेकिन इसके सराउंडिंग में और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, CH3 में दो
दो इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन न्यूक्लियस का इन ये न्यूक्लियस भी तो क्या करेगा, ये न्यूक्लियस भी तो और ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो सर्कुलेट करेंगे। तो इनका इन्फ्लुएंस इस पे क्या होगा, वो डिपेंड करते हैं जो इसके सराउंडिंग न्यूक्लियर है वो किस पोजीशन पे है। उसमें दो चीजें कर सकते हैं, या तो ये अलाइन हो सकते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, है ना, या ये अपोज कर सकते हैं। इस चीज को बार बार याद रखना भाई, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं। जैसे आपका सी एच है, एच है, एच है, और सी है, एच है, एच है, और ये मैं सी एल यहाँ पे सी एल डाल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ये वाला है, इस हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मुझे सिग्नल देखना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो इसके सराउंडिंग में अपने शेल में इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा इसके बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो इज जस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस है, अपने न्यूक्लियस की, इस प्रोटॉन के। ठीक है, तो इसमें सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपोज करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि आपका न्यूक्लियस अलाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी तो अपोजिट होता है आपके न्यूक्लियस से। तो ये इलेक्ट्रॉन जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं वो अपोज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बगल में, इसके पड़ोसी में ये है, इनमें भी तो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, आपका न्यूक्लियस है, वो भी तो अंडर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेट करेगा। जब वो सर्कुलेट करते हैं, तो इसका असर इस प्रोटॉन पे क्या होगा, क्या वो अपोज करता है इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, या रिएनफोर्स करते हैं, वो डिपेंड करते हैं इसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू दिस प्रोटॉन कैसा है। तो कभी कभी ये रीएनफोर्स करते हैं, रीएनफोर्स मीन्स इसका पोजीशन ऐसा आ जाता है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, इसकी तरफ ही ये करते हैं। तो जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जनरेट हो रहा था, वो रीएनफोर्स, रीएनफोर्स मीन्स इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक हो जाना। तो आप यहाँ 99 गॉस आप यहाँ पे जनरेट कर रहे थे, तो उस समय आपका जो न्यूक्लियस है वो इससे फॉर एग्जांपल सेकेंडरी 1 गॉस जनरेट कर रहे थे, तो 99 प्लस 1 फील करेगा, यानी 100 गॉस आपका ये आपका न्यूक्लियस इसको फील करेगा उस समय, अगर आपका सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपके ब्लैड मैग्नेटिक फील्ड को रीएनफोर्स मीन्स साथ देना। ठीक है, तो उस समय आपके न्यूक्लियस को कम मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ता है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसको हम क्या कहते हैं, डीशील्ड होना, क्या कहते हैं उसको, डीशील्ड या डॉन फील्ड शिफ्ट। डी फॉर डी शील्ड, डी फॉर डॉन फील्ड, डॉन यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड डाउन करना पड़ता है। लेकिन कभी ये अपोज भी करते हैं, अगर अपोज करते हैं तो आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ता है, उसको हमने कहा था अप फील्ड, है ना, या शील्ड कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखेंगे, बाकी हम हर समय कहाँ शील्ड हो रहा है, कहाँ डी शील्ड हो रहा है, वो सारा हम डिस्कस करते जाएंगे विद एग्जाम्पल। समझ आ रहा है क्या, आवाज आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ओके। यस सर। अच्छा, यही हुआ इफ द इंड्यूस्ड फील्ड अपोज द अप्लाइड फील्ड इन द रीजन ऑफ प्रोटॉन इज डी शील्ड, ये शील्ड कहते हैं, इसको हम शील्ड कहते हैं। अगर रीइंफोर्स करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, डी शील्ड करते हैं। ठीक है, इफ द इंड्यूस्ड फील्ड रीइंफोर्स करते हैं, रीइंफोर्स यानी दोनों का डायरेक्शन कभी कभी ऐसा वो हम एग्जांपल में देखेंगे, ऐसा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, डी शील्डिंग। फिर या डी शील्ड से आपको याद रखना है डॉन फील्ड शिफ्ट। ठीक है, कंपेयर टू नेक्ड प्रोटॉन, नेक्ड प्रोटॉन मींस ऐसा एक प्रोटॉन जिसके सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। ए शील्डेड प्रोटॉन, अगर कोई प्रोटॉन शील्डेड है, ये एक से फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा प्रोटॉन है जिसके सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एक ऐसा प्रोटॉन है जिसके सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये दैट मीन्स ये प्रोटॉन जो है शील्डेड है। ठीक है, शील्डेड है, तो उस समय आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। और जो डिशील्डेड प्रोटॉन है, जिनमें प्रोटॉन डिशील्ड हो जाते हैं, उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा डाउन देना पड़ता है। तो एक को हम अप फील्ड शिफ्ट कहते हैं, दूसरे को हम डाउन फील्ड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो द शील्डिंग शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन पोजीशन इज अप फील्ड, जिसमें शील्डिंग इफेक्ट याद रखेंगे। सेकेंडली आप जिसमें डॉन फील्ड होते हैं तो डी शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, ये दो चीजें, यानी जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत कम होता है उस प्रोटॉन को रेजोनेट करने के लिए,
बिकॉज ऑफ रीएनफोर्समेंट ऑफ द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम डाउन फील्ड शिफ्ट या डीशील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ एक चीज आपने देखा कि भाई हम तो सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, जैसे मैं CH3 की बात कर रहा हूँ, CH2 की बात कर रहा हूँ, CH2 की बात कर रहा हूँ, इसके साथ एक फ्लोरीन अटैच है, तो ये मेरा, ये भी तो प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, सब प्रोटॉन में वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होता है। तो फिर हमें इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है, यहाँ फ्लोरीन अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया। ये फ्लोरीन से थोड़ा सा दूर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और थोड़ा सा कम ही शिफ्ट हुआ, यहाँ लीस्ट शिफ्ट हो जाता है। दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हर प्रोटॉन्स का, एवरी प्रोटॉन, हर प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या केमिकल जो इन्वायरमेंट होता है वो सेम नहीं होता, बिकॉज किसी प्रोटॉन के सराउंडिंग में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होते हैं, किसी के सराउंडिंग में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। किसी में आपको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसको अलाइन करते हैं, किसी में अपोज करते हैं। तो हर जो प्रोटॉन है उसका अपना जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट होता है वो अलग होता है। जितना अलग होता है उतना हमारे लिए अच्छा है, जितना अलग होता है वो हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि हर जो प्रोटॉन का एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होगा वो अलग होगा, या मैग्नेटिक फील्ड जो हम इसको रेजोनेट करने के लिए दे रहे हैं वो अलग होगा। यानी वो डिफरेंट पोजीशन पे शिफ्ट करेगा, एक इस पोजीशन पे आएगा, दूसरा दूसरे पोजीशन पे आएगा। क्यों शिफ्ट हो रहा है, उनका एब्जॉर्प्शन पोजीशन क्यों शिफ्ट हो रहा है? बिकॉज ऑफ द केमिकल इन्वायरमेंट। इसलिए इस शिफ्ट को, शिफ्ट इन पोजीशन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द केमिकल सिग्नल, जो इनका सिग्नल जो शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ केमिकल इन्वायरमेंट सराउंडिंग द प्रोटॉन, इट इज कॉल्ड एज केमिकल शिफ्ट। है ना, शिफ्ट तो हो रहा है, वाई इट इज शिफ्टिंग? बिकॉज ऑफ डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट, जो कि उनकी सराउंडिंग बॉन्ड्स में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन ये होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो डिफरेंट में शिफ्ट होता है। अब हमने एक चीज पकड़ा इसमें, अब हमने ये जाना प्रोटॉन्स हैविंग, है ना, प्रोटॉन्स हैविंग having different chemical environment have different chemical shift, कह सकते हैं कि नहीं? तो जितने प्रोटॉन होंगे और जिनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होंगे, सबका केमिकल शिफ्ट अलग होगा। कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड पे एब्जॉर्ब करेगा, कोई वीक फील्ड पे एब्जॉर्ब करेगा, कोई और कम फील्ड पे एब्जॉर्ब करेंगे, तो इनका केमिकल शिफ्ट अलग होगा। अब हमारे लिए अच्छा है, हमें अब मेजर करना है केमिकल शिफ्ट को, जिसका केमिकल, हम अगर किसी केमिकल शिफ्ट उसका ज्यादा आ रहा है ना, बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, तो उसका कुछ उसकी सराउंडिंग के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। किसी में कम शिफ्ट हो रहा है तो उसकी सराउंडिंग के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होता है, कौन सा प्रॉब्लम होता है जरना? हमें केमिकल शिफ्ट को मेजर करना बहुत ही टीडियस होता है। अब मैं एग्जांपल एक देता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं आपके पास दो बड़े से पत्थर दे रहा हूँ, एक दो, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ भाई दोनों का साइज तकरीबन बराबर लगता है, आपको कहता हूँ कि कौन सा भारी है, कौन सा भारी है, तो आप हाथ में उठा के कोशिश करेंगे, बोलेंगे, कभी बोलेंगे ये थोड़ा सा लग रहा है, कभी बोलेंगे ये थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। रेफरेंस का मतलब है, मैं आपको 1 kg या 500 ग्राम देता हूँ, 500 ग्राम का एक बटा देता हूँ, है ना? फिर आप इसको मेजर करते हैं। ये फॉर एग्जांपल 500 ग्राम के कंपेयर में, या आपको कुछ ग्राम्स में देता हूँ, आप बैलेंस पे रखते हो। बैलेंस पे रखने के बाद आपको पता चलता है कि इसका जो वेट है एग्जैक्टली 500 ग्राम है, और इसका जो वेट है ना, दूसरे का जो वेट है, सॉरी, जो दूसरे का वेट है, एक मिनट, हाँ, जो दूसरे का वेट है, कहाँ गया?
इसका वेट 500 ग्राम से ज्यादा है। मीन्स आपने जब इस 500 ग्राम का रेफरेंस यूज किया, तब आपको पता चला ना कि किसका वेट ज्यादा है, किसका वेट कम है। दैट मीन्स हमारा मेजरमेंट कब आसान होता है, जब हमारे पास एक रेफरेंस होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, ये कमरा नाप लो, है ना, कितना सेंटीमीटर है, कौन ज्यादा बड़ा, आपको दिखने में दोनों सेम लगता है। फिर मैं आपको एक स्केल देता हूँ, एक रूलर एक देता हूँ, या 1 मीटर का मैं एक रॉड देता हूँ, ये 1 मीटर है बोलता हूँ, ये आपको मीटर। फिर आप मेजर करते हैं, ये आपको 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा निकलता है, 1 मीटर से थोड़ा कम निकलता है, तो आप इजीली बता सकते हैं इसका लंबाई ज्यादा है, इसका छोटा है। इस तरह से बोल सकते हैं कि नहीं। यानी आपके अगर आपके पास एक रेफरेंस होता है, यू कैन इजीली जज, है ना, किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका वैल्यू कम है। यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं भाई। Yes, sir. ओके, यस सर। तो आप देखेंगे जी सर। हम एनएमआर में भी इस तरह से केमिकल शिफ्ट को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सीधे कितना शिफ्ट, कितना हर्ट्ज ऊपर गया, कितना हर्ट्ज नीचे गया, वो डालना बहुत ही, वो मेजर करना ही बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस हम इनको डिटरमाइन करने के लिए हम एक यहाँ पे एक रेफरेंस लेते हैं। इस रेफरेंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं, वो रेफरेंस क्यों लेते हैं वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया कि केमिकल शिफ्ट किससे बोलते हैं। ठीक है, जितना डिफरेंट केमिकल शिफ्ट होंगे उतने डिफरेंट हमें पता चल जाएगा, हर प्रोटॉन्स का डिफरेंट इन्वायरमेंट है। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं इन केमिकल शिफ्ट्स को दिखाने के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफरेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन रेजोनेंस ऑफ द सिंपल प्रोटॉन रेफरेंस प्रोटॉन कैन बी मेजर। अब हम एक प्रोटॉन लेते हैं जिसको हम रेफरेंस प्रोटॉन कहेंगे, दूसरा जो आपका सिंपल में प्रोटॉन है, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो आपको एकदम से मिल जाता है कि एक्चुअल वैल्यू क्या आना चाहिए। तो जो हम आपके एनएमआर में रेफरेंस मटेरियल यूज करते हैं वो है आपका टेट्रामिथाइल सीलेन। ठीक है, टेट्रामिथाइल मिथाइल सीलेन हम एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, किसमें, एनएमआर में। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है क्यों और कौन सा आप रेफरेंस कंपाउंड यूज करते हैं इन एनएमआर। तो यहाँ देखिए क्यों यूज करते हैं, वाई। इसके कुछ प्रॉपर्टीज, एक तो टेट्रामिथाइल सीलेन जो है मोस्ट कॉमन यूज इट रेफरेंस है। एक इसमें क्या है देखिए, एक तो ये इनर्ट है। इनर्ट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपसे अल्कोहल की ये मिथेनॉल की या इथेनॉल की जो भी हो, से फॉर एग्जांपल मिथेनॉल ले रहा हूँ, इसका आपको स्टडी करना है। आपने रेफरेंस लिया, कोई रेफरेंस, ठीक है, अगर वो इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके साथ रिएक्शन करने से इसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो हमें एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जो जो आपका सैंपल अंडर द एनालिसिस है उसके साथ रिएक्शन ना करे। दैट मीन्स वो इनर्ट होना चाहिए, यानी इट शुड बी नॉन रिएक्टिव विद द सैंपल। तो ये आपका जो टीएमएस है, टेट्रामिथाइल सीलेन, वो इनर्ट है, वो नॉर्मल कंडीशन में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ही रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, ये जो आपका सैंपल में आपने डाला था, है ना, सैंपल में एक्चुअली कैसे मेजर करते हैं, जना आपका ये सैंपल है, इस ट्यूब में आपका सैंपल है जिसको आपको एनालिसिस करना है ना, इसी में हम इस टीएमएस को थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा सा बस। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको मेजर करते हैं। तो अब इसको रिकवर करना है तो थोड़ा सा 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लाएंगे, तो ये तो बॉयल नहीं होगा, यानी आपका कंपाउंड तो बॉयल नहीं होगा, लेकिन आपका टीएमएस जो है वो एकदम से वेपर होके निकल जाएगा, आपके प्योर सैंपल है वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, एक फायदा ये है। दूसरा, इसमें जो है सारे जो पीक आ रहे हैं, इसमें जो पीक आते हैं वो शार्प होता है, सिंगल होता है। ठीक है, क्यों सिंगल होता है, क्यों शार्प होता है, वो हम बाद में जब डिस्कस करेंगे वो और एक्सप्लेन करेंगे उसको। यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये शार्प और इंटेंस तीन प्रॉपर्टी है। एक तो सिंगल है, एक ही पीक आता है, किसी और के साथ फिर कंफ्यूजन नहीं होता है। शार्प होते हैं, बिल्कुल बढ़िया सा पीक आते हैं, फुली इंटेंस होता है ना, बिकॉज इसमें 12 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक ही पीक आते हैं, सॉरी 12 प्रोटॉन्स की वजह से एक ही पीक आते हैं। 12 प्रोटॉन कहाँ से आ रहे हैं, ये आपका टेट्रामिथाइल सीलेन है,
यानी 3 × 4 12 प्रोटॉन्स है, तो 12 प्रोटॉन्स का सिग्नल एक ही जगह पे आते हैं, तो 12 की वजह से आएंगे तो अच्छा पिक तो आएंगे, शार्प आएंगे, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसलिए हमें क्वांटिटी भी ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं होता है, उस सैंपल में 1 to 2 ड्रॉप्स काफी होता है। इट प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब, हाँ एक चीज ये है कि इसके जो प्रोटॉन्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। CH3 है, CH3 है, CH3 है और CH3, इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका, टेट्रामिथाइल सीलेन जो है। ये जो आपका सिलिकॉन है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू मिथाइल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मिथाइल्स के प्रोटॉन्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन प्रोटॉन्स के सराउंडिंग में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब फील्ड शिफ्ट दिखाते हैं। यह हाईली शील्डेड प्रोटॉन है, ठीक है। तो इतना शील्डेड है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूजुअली हम मेजर करते हैं, इसके पीक के आसपास कोई एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाते। ये चीज याद रखना है, जब मैं कुछ स्पेक्ट्रा हम डिस्कस करेंगे ना उस समय ये एक्सप्लेन भी करूंगा। फिलहाल आप इतना याद कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके सराउंडिंग में एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाते, वरना क्या होता आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कर रहा हूँ, यहाँ इसका पीक आ रहा था, साथ में दूसरा पीक आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो आप कंफ्यूज हो जाएगी कौन सा TMS का है, कौन सा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमें कुछ ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, आपको रेफरेंस कंपाउंड चाहिए जो किसी और के पास एब्जॉर्ब नहीं करता हो, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे रेफरेंस का है और दूसरा रेफरेंस से कितना दूर आया हो, हमें पता चल जाता है। तीसरा है, पांचवा है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन विद द सैंपल और सॉल्वेंट, हेंस एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ इट इज पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ये इतना इनर्ट है, ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं दिखाते हैं, किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो हमें इसकी पोजीशन जो है वो एक जगह पे हमेशा फिक्स आते हैं, बार बार चेंज नहीं होते हैं। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में इजीली सॉल्युबल होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक ग्रुप 2-4 मिथाइल ग्रुप है, तो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए केमिकल शिफ्ट को हम मेजर कर सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, ppm में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन बाय कस्टम द डिफरेंस इन केमिकल शिफ्ट बिटवीन NMR सिग्नल ऑफ ए प्रोटॉन and that of TMS in on the horizontal axis of the NMR calibrated in frequency in units। थोड़ा सा इसको समझिएगा कि हमने अभी बताया कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है। केमिकल शिफ्ट मीन्स शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे आपको सिंपली डिफिनेशन, यहाँ अब हमने क्या लिया, रेफरेंस लिया। रेफरेंस क्या लिया, TMS लिया। TMS जो है इसकी एब्जॉर्प्शन पोजीशन को हम 0 मानते हैं, ठीक है। तो अब केमिकल शिफ्ट होता है, से फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपाउंड मेजर किया, एक उसका प्रोटॉन का सिग्नल A यहाँ पे आ रहा है। अब केमिकल शिफ्ट क्या होता है जरना, अब हम दूसरा डिफिनेशन देते हैं कि कितना आपका जो पोजीशन है इस TMS से दूर है, कितना ये दूर चला, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, इस हॉरिजेंटल पे हम स्केल बनाते हैं, ठीक है। और हाउ मच इट इज अवे फ्रॉम दिस TMS, वो उसका केमिकल शिफ्ट होता है। बस आप शॉर्ट में इतना याद रखेंगे और क्लियर होगा जब हम एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आपका जो एब्जॉर्प्शन पोजीशन है TMS से कितनी दूरी पे आता है, वही उसका आप केमिकल शिफ्ट होता है। और इसको, इस स्केल को जब हम ये 1 2 3 हम कहाँ से दे रहे अभी, ऐसे तो हम नहीं देंगे। जो 1 2 3 है उसको हम कैलिब्रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज, इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज, यानी 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज करके हम इसको कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट कैसे करते हैं वो भी मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा। तो केमिकल शिफ्ट पार्ट्स पर मिलियन कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्रीक्वेंसी मेजर इन मिलियंस ऑफ हर्ट्ज। ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम आपके केमिकल शिफ्ट को हर्ट्ज में, ये सॉरी केमिकल शिफ्ट्स को ppm में मेजर करते हैं, याद रखना हम उसको डिवाइड करते हैं उसके ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से। इसका एक मकसद है क्यों हम करते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है।
तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मेजर करना चाहते हैं, इसको कैलिब्रेट करना चाहते हैं, तो 300 मेगाहर्ट्ज वाला इंस्ट्रूमेंट होगा तो आपका स्केल होगा 1 ppm इक्वल टू 300 हर्ट्ज। कैसे होगा ये भी एक्सप्लेन करते हैं, है ना। केमिकल शिफ्ट ऑफ ppm गिवन ए प्रोटॉन सेम रिगार्डलेस ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी चाहे आप 60 मेगाहर्ट्ज में कर लो, चाहे आप 100 मेगाहर्ट्ज में कर लो, यानी किसी प्रोटॉन्स को आप किस में मेजर कर रहे हैं 60, जैसे आपका यूनिवर्सिटी अभी एक इंस्ट्रूमेंट है जैसे 60 मेगाहर्ट्ज का है ना। तो आपने वहां मेजर किया, इसके बाद एक बड़े इंस्टीट्यूट में गया, उनके पास 100 वाला था, 100 में मेजर किया, तो क्या दोनों का केमिकल शिफ्ट अलग होना चाहिए? तो हमने अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से यस, इनका केमिकल शिफ्ट दोनों इंस्ट्रूमेंट में अलग होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए जना? क्योंकि 60 मेगाहर्ट्ज का मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, 100 मेगाहर्ट्ज का मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, जिसकी वजह से इनका जो शिफ्टिंग पोजीशन है वो अलग होगा। अब इन दोनों का फिर तो क्या हो जाए, फिर आपकी बुक में कोई वैल्यू दिया है जैसे 2 ppm दिया है, तो आप 2 ppm आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 60 मेगाहर्ट्ज में क्या है कि 100 मेगाहर्ट्ज में, और कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो कैलकुलेशन करते समय हमें याद रखना है, जो मेथड अपनाया है इसमें हम केमिकल शिफ्ट को इन जो पीपीएम में है उसको डिवाइड करते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से, यानी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से उससे फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से क्या फायदा होता है कि केमिकल शिफ्ट ऑफ ए प्रोटॉन इन द इज द सेम, हमेशा सेम रहते हैं रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने से वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो जाते हैं। चाहे इसके बाद आप 60 मेगाहर्ट्ज में करो, चाहे 300 मेगाहर्ट्ज में, यानी 60 मेगाहर्ट्ज वाले को 60 मेगाहर्ट्ज से डिवाइड कर देंगे, 300 वाले को 300 वाले से डिवाइड कर देंगे, 900 को 900 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको फिर हर आपको क्या नाम है, हर इंस्ट्रूमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपके केमिकल शिफ्ट आते हैं वो इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आते हैं, यानी 60 मेगाहर्ट्ज में भी आपको केमिकल शिफ्ट का वैल्यू सेम आएगा, 100 में भी सेम आएगा, 400 500 600 जो भी होगा ना, सब में केमिकल शिफ्ट ऑफ द प्रोटॉन क्या होता है, सेम हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड होता है। इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो यूज ऑफ डायमेंशनल केमिकल शिफ्ट टू लोकेट ऑब्जर्वेशन स्टैंडर्ड द वैल्यू ऑफ स्पेक्ट्रम, क्यों? क्योंकि सब में आपका सेम केमिकल शिफ्ट आता है। ठीक है, तो टीएमएस को हम 0 मानते हैं, फिर इसके बाद आपके केमिकल शिफ्ट को हम नहीं ये करते हैं। जैसे कि अगर आपको एक दो तरीका है केमिकल शिफ्ट को दिखाने का, केमिकल शिफ्ट को दिखाने का, यानी आपको स्केल बनाना है। पहले मैं स्केल बनाना आपको समझा देता हूँ। एक तो डेल्टा वैल्यू से आप इसको मेजर कर सकते हैं, या पीपीएम से, जो भी आप जैसे आपको बुक में लिखा होगा कि फलाना प्रोटॉन का जो केमिकल शिफ्ट है 2 डेल्टा है, या आपको कहा होगा 2 पीपीएम है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों आप यहाँ से याद कर सकते हैं, दोनों सेम वैल्यू आते हैं। ठीक है, अब आप जैसे मैं स्केल बना रहा हूँ, यहाँ पे स्केल बना रहा हूँ, जहां पे आपका टीएमएस का सिग्नल आता है वो मैग्नेटिक फील्ड जहां पे बहुत ज्यादा, यहाँ राइट में आती है, इसको हम 0 मानते हैं। अब इसको 1, इसको 2, इसको 3, हम ऐसे वैल्यू देना है। ठीक है, तो अगर आपका 60 मेगाहर्ट्ज का होगा, आपका से फॉर एग्जांपल आपका इंस्ट्रूमेंट 60 मेगाहर्ट्ज वाला इंस्ट्रूमेंट है, वहां पे आपको स्केल बनाना है, तो ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे, डेल्टा और पीपीएम इज इक्वल टू केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज, डिवाइड करना है उसी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। बस इससे आपको डिवाइड करने से कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट में किसी खास प्रोटॉन का आप केमिकल शिफ्ट निकालो, हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इनटू 10⁻⁶ करना है तो ये पीपीएम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 10⁻⁶ से भी क्यों करते हैं मैं ये भी बता दूंगा यहाँ पे आपको। जैसे कि मैं 60 मेगाहर्ट्ज वाले की बात कर रहा हूँ, उसमें मुझे 1 कहा कि कौन से मेगाहर्ट्ज को मुझे 1 मानना है, तो आपको यहाँ डालना है। देखिए 60 मेगाहर्ट्ज है ना, तो अब से फॉर एग्जांपल आपका, मैं ये बोलता हूँ डेल्टा का वैल्यू ये है, ये आपका शिफ्ट है, केमिकल शिफ्ट है,
इन हर्ट्स में केमिकल शिफ्ट है, ऊपर लिखा है, ये आपका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ये इनटू 10⁻⁶ सॉरी 10⁻⁶। अब देखिए मुझे क्या करना है, डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे 1 कौन से हर्ट्ज पे 1 आता है वो पता करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे निकालना पड़ेगा। तो केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज इज इक्वल टू डेल्टा इनटू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, है ना। डेल्टा इनटू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ये इस साइड जाके इसको डिवाइड हो जाएगा 10⁻⁶। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज कितना आएगा वो हम अभी निकालेंगे। डेल्टा का वैल्यू आपको कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि मेरा 1 का वैल्यू कितना हर्ट्ज आ रहा है, इनटू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 10 मेगा हर्ट्ज है। 10 मेगा हर्ट्ज का मतलब है 60 इंटू, है ना, 60 अरे 60 मेगा, 60 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ है। ये 10⁻⁶ कट हो जाएगा, तो आपको केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज कितना आ रहा है, 60 हर्ट्ज। बस आपको याद रखना है, इसका मतलब 60 हर्ट्ज जो है इक्वल टू 1 ppm होता है, या डेल्टा का वैल्यू 1 होता है। 2 देना है तो 2 का कहाँ पे आएगा, ये 60 हर्ट्ज पे आ रहा है, 2 का वैल्यू कहाँ आएगा, 2 का वैल्यू 120 पे आएगा, 3 का वैल्यू 180 पे आएगा। इस तरह से आप स्केल बनाते जाते हैं। ठीक है, अब आपको हर्ट्ज में दिखाना नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है 1 2 3 आपका डेल्टा का वैल्यू आता है। इसी तरह से अगर ये 100 होता तो 100 होता तो यहाँ पे 100 आता ना। आप लोग ट्राई कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज 100 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 100। तो इसकी जगह आप स्केल में 100 हर्ट्ज पे 1 आएगा, 200 हर्ट्ज पे 2 आएगा, 300 हर्ट्ज पे 3 आएगा, किस में, इन 100 मेगा हर्ट्ज वाले मैग्नेटिक फील्ड पे। बस ये चीज याद रखना आपको। ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बताइए आप लोग। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट कर दूंगा, बताइए। सर फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, रिपीट कीजिए सर। ठीक है, ठीक है। तो शायद आवाज कुछ खराब सा आ रहा है। ठीक है, ठीक। हाँ, बताइए। एक बार रिपीट करो सर। बस चलो मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग चलो छोड़ो यार बाद में आ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा भाई, हमने ये देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक मिनट, हाँ, ये कर देते हैं। ठीक है, जो हमने अभी तक देखा कि हमने ये कहा कि एक हम शिफ्ट देखते हैं। शिफ्ट का मतलब क्या है कि केमिकल इन्वायरमेंट की वजह से आपका डिफरेंट प्रोटॉन्स का सिग्नल कितना शिफ्ट होता है, लेकिन वो मेजर करना मुश्किल था हमारे लिए। तो हमने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस कंपाउंड को लिया, जिसको हमने क्या कहा, टीएमएस। तो हम उस सैंपल में टीएमएस को डाल देते हैं, उस टीएमएस का सिग्नल जहां आते हैं 0, फिर इसके बाद 1 2 3 4 करके हम इसमें स्केलिंग करते हैं, इसको कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो 0 से 1, 1 से 2, 2, जैसे कोई सिग्नल यहाँ आ रहा है तो कितना ये इस टीएमएस से शिफ्ट होके दूर जाता है, वो उसका केमिकल शिफ्ट होता है। बस ये 2 पे आ रहा है तो इसका केमिकल शिफ्ट 2 है, 3 पे आता है तो 3 पे इसका आता है तो इसका केमिकल शिफ्ट 3 है। अब याद रखना कि मैंने बार बार कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो आपको हर जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही आपका एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो उससे हमारे मन में कंफ्यूजन होता था कि अगर मैं 60 मेगाहर्ट्ज वाले इंस्ट्रूमेंट में अपना कंपाउंड मेजर करता हूँ तो और 200 मेगाहर्ट्ज वाले पे मैं अगर मेजर 300 मेगाहर्ट्ज वाले ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सॉरी आपका इंस्ट्रूमेंट में मेजर करता हूँ, मेरा केमिकल शिफ्ट क्या चेंज होगा, अलग अलग होगा। तो हमारे पहले वाले नॉलेज के हिसाब से तो अलग होना चाहिए, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अलग है, इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अलग है, तो अलग अलग वैल्यू मिलना चाहिए था। लेकिन क्या साइंटिस्ट लोगों ने इसमें अपना तरकीब निकाला, उन्होंने कहा जब भी आप डेल्टा का वैल्यू निकाल रहे हो, इन आवाज टर्म्स ऑफ कट डेल्टा रही है निकाल रहे सर। हो या पीपीएम निकाल रहे हो, उसको उसी वैल्यू से क्या सर करना है। नेटवर्क इशू। अच्छा, आवाज कट रहा है क्या?
आवाज कट रहे हैं? यस सर, जी आवाज सर। कट रहा है सर। एक मिनट वेट। तो हम क्या कर रहे थे, रिपीट करो क्या फिर से? जी सर। थोड़ा इस पे हमें टाइम लगेगा, इसके बाद आसान हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा था कि हमें कोई प्रोटॉन है, पार्टिकुलर प्रोटॉन है, ठीक है, उसका हमें शिफ्ट निकालना है। तो हमें ये पता चला कि हर प्रोटॉन का केमिकल इन्वायरमेंट अलग होता है। जितना अलग होता है उनका एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी भी अलग होता है, यानी जिसकी वजह से अब हर किसी प्रोटॉन का सिग्नल डिफरेंट पोजीशन पे आते हैं, यानी शिफ्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट। एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोटॉन शिफ्ट, वह एक पोजीशन से दूसरी जगह पोजीशन पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या कहा था, केमिकल शिफ्ट। लेकिन हमें ऐसे ही केमिकल शिफ्ट को मेजर करना बहुत ही ज़्यादा टीडियस प्रोसेस है, मुश्किल होता है। तो क्या निकाला हमने, एक रेफरेंस कंपाउंड लिया जिसको हमने क्या लिया, क्या कहा, टीएमएस, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको मैंने बार बार कहा, जैसे मुझे ये दो चीज़ें मुझे मेजर करना है। एक वो सराउंड सर्कल में एक क्यूब जैसा है जो भी है, ठीक है। तो जब मैं अगर आपको 1 केजी वाला 500 ग्राम का कुछ देता हूँ तो आप बता सकते हैं ये कितना भारी है, ये कितना हल्का है ना? तो ये 500 ग्राम हमारा रेफरेंस कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमने टीएमएस जैसे रेफरेंस है। टीएमएस क्यों लिया वो भी हमने देखा। अब जो टीएमएस का सिग्नल आता है उस पोजीशन को हम क्या मानते हैं, 0, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4, यानी लेफ्ट साइड में हम 1 2 3 डालते जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में इस प्लस वैल्यू, इस साइड में इसका माइनस वैल्यू आता है, जो भी है वो माइनस में आएगा। फिलहाल माइनस से हमें लेना देना नहीं है, हमें प्लस से है। अब देखो हमें कंफ्यूजन ये है कि अगर मैं अपना जो सैंपल 60 मेगाहर्ट्ज वाले इंस्ट्रूमेंट में मेजर करता हूँ और अपना सेम सैंपल अगर मैं 100 मेगाहर्ट्ज वाले इंस्ट्रूमेंट में मेजर करता हूँ, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमारे हिसाब से डिफरेंट होना चाहिए। इसका डेल्टा वैल्यू अलग होना चाहिए, इसका डेल्टा वैल्यू क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। फिर तो हमें कंफ्यूजन होने के चांस था, इसलिए क्या मेथड निकाला है इस डेल्टा को मेजर करने के लिए भी, जब भी जिस इंस्ट्रूमेंट में आप इसको मेजर कर रहे हो उसी के ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से आप उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। उससे क्या हो जाएगा जरना, उससे हो जाएगा कि आपका जो फील्ड, जो आपका केमिकल शिफ्ट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड हो जाएगा। और चाहे जिस इंस्ट्रूमेंट्स में भी आप इसको मेजर करो, आपका डेल्टा का वैल्यू या आपका केमिकल शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ पीपीएम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आया होगा आपको समझ, ठीक है यहाँ तक? यस सर। देखिए, जी सर। देखिए अब मैं 60 की बात करता हूँ, 60 वाले मेगाहर्ट्ज। 60 का स्केल मैंने यहाँ यहाँ से मुझे 60 वाले का मुझे ये बनाना है, इसको कैलिब्रेट करना है। तो मुझे 1 डेल्टा लाना है, 1 डेल्टा, यहाँ पे 1 डेल्टा लाना है, ठीक है। डेल्टा का वैल्यू 1। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, 60 इंटू 10 रेज़ पावर 6 हर्ट्ज 6 मेगाहर्ट्ज, है ना। और केमिकल शिफ्ट यहाँ, सॉरी यहाँ पे ये 10 रेज़ पावर 6, ये और ये तो कट हो जाएगा ना, सॉरी ये गलती किया, ये और ये तो कट हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ कितना होना चाहिए मुझे केमिकल शिफ्ट का वैल्यू, ताकि यहाँ पे 1 आ जाए, 60 होना चाहिए कि 60 नहीं, 60 60 हर्ट्ज सर। होना जी सर। चाहिए। तो फिर कट होके वैल्यू 1 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 60 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज। अगर मुझे डेल्टा का वैल्यू 2 लाना है तो मुझे यहाँ पे 120 लेना पड़ेगा, 120 हर्ट्ज, फिर 180 हर्ट्ज, 140 हर्ट्ज, इस तरह से आपका स्केल बनेगा। ये 60 मेगा हर्ट्ज वाले का हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं इसी को, मैंने इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया, 300 मेगा हर्ट्ज वाला यूज किया, 300 मेगा। उसमें मुझे 1 डेल्टा का वैल्यू निकालना है, 1। तो मुझे फिलहाल मैं ये खाली रखता हूँ, इंटू 10 रेज़ पावर 6 आएगा फार्मूले का, 300 मेगा हर्ट्ज है, 300, तो इंटू 10 रेज़ पावर 6 है, ठीक है। अब मैं ये वाला स्केल यूज कर रहा हूँ, 1 2 3 4 जो भी आ रहा है,
ठीक है। ये टीएमएस का है, इसको आपको 0 मानना है, इसके आगे 1 2 3 डालना है, 1 2 3, जैसे मैंने यहाँ किया ना, 1 2 3 4। आपको डेल्टा का वैल्यू 1 लाने के लिए आपको एब्जॉर्प्शन का जो पोजीशन डालना है वो 60 हर्ट्ज पे डालना है। 2 लाने के लिए आपको 120 हर्ट्ज है, 140 फिर 180, ऐसे 240 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे कौन सा वाला था, 300, यहाँ मुझे 1 लाना है, तो यहाँ वैल्यू कितना होना चाहिए, 300। 300। तो 3, ये कट हो जाएगा ये, और तो ये 300 हर्ट्ज पे आपका वैल्यू 1 आता है। 2 का वैल्यू कब आएगा, 600 पे, है ना। 3 का वैल्यू कितना आएगा, 900 हर्ट्ज पे। तो स्केल चेंज हो गया, सिर्फ स्केल का रेंज चेंज हो गया। 1 का वैल्यू वही है, 2 का वैल्यू वही है, 3 का वैल्यू वही है जो यहाँ पे था, 1 2 3 4, सिर्फ रेंज चेंज हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं उसी के ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी से, तो वो क्या बनते हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड। जैसे मेरा ये प्रोटॉन था, उसका डेल्टा का वैल्यू अब 60 मेगाहर्ट्ज वाले में भी 2 आएगा, 300 वाले मेगाहर्ट्ज में भी 2 आएगा। इससे हमें ये फायदा होता है। चाहे आप पंजाब में आपका केमिकल का सैंपल का एनालिसिस करें, उनके पास 900 भी होगा, चाहे किसी आईआईटी में करें जिनका 300 मेगाहर्ट्ज होगा, कहीं भी करें, यूएसए में भी करें, क्योंकि हर किसी का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो सब का केमिकल शिफ्ट सेम कंपाउंड का हर जगह सेम प्रोटॉन का सेम ही आएगा। यूएसए में 2 आ रहा है तो इंडिया में भी वही 2 आएगा। तो इसलिए हम इसको डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी करते हैं। और डेल्टा या तो हम डेल्टा से निकालते हैं या पीपीएम। पीपीएम क्यों, क्योंकि हमने तो थोड़ा सा इस फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए, वरना क्या होता है, देखो 60, ये केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज से 60 था, 60 में कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी करेंगे। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज वाला है, 60 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज हो जाएगा बस। तो क्या हो जाएगा, 60 और 60 कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 10⁻6 होता है ना, 1 डिवाइडेड बाय 10⁻6 पॉइंट समथिंग 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 पॉइंट में आ जाता। इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया है, 10⁻6, ताकि ये और 10⁻6 खत्म हो, हमें बढ़िया सा एक नंबर आ जाए 1 2 3 4 की फॉर्म में, है ना, 1.2, यानी फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए 10। और जहाँ पे 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम पीपीएम भी बोलते हैं ना, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम से भी रिप्रेजेंट करती है, यानी इसको हमने 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया है, पीपीएम का मतलब ये है। यहाँ तक ठीक है। कुछ और जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप लोग थोड़ा सा ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, से फॉर एग्जाम्पल 10 ए पीक एट 60 हर्ट्ज, यानी इसका फ्रीक्वेंसी 60, फ्रॉम टीएमएस एट एन एब्लाइड फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज वुड बी 1 और 1 पीपीएम, जो मैंने अभी मेजर किया। तो 60 पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 डेल्टा बनेगा या 1 पीपीएम बनेगा। सिमिलरली 100 में जो इसका 1 वाले पोजीशन का जो हर्ट्ज होगा वो कितना होगा, 100 हर्ट्ज होगा इसका 1, ठीक है। तो पुराना जो स्केल था वो टॉ भी यूज करते, टॉ, ये क्या है, टॉ, पुराना स्केल था, अब ये यूज नहीं करते। टॉ मीन्स जैसे आपको ये है, आपने टीएमएस का वैल्यू 0 दिया, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है, ये इन टर्म्स ऑफ डेल्टा या पीपीएम जो भी आप यूज करना चाहें। लेकिन पुराना डेल्टा का वैल्यू यूज करते हैं, सॉरी टॉ का वैल्यू। टॉ का मतलब है 10 में से डेल्टा को माइनस करने। लेकिन जैसे मैं डेल्टा में, सॉरी टॉ में दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको 1 मीन्स नाउ, 10 - 1 कितना आएगा, ये 9 होगा। अब टीएमएस को पुराने क्या मानते थे, 10 मानते थे, 10, फिर ये 9 होगा, ये 8 होगा, ये 7 होगा, ये 6 होगा। लेकिन जो अब बुक्स में वैल्यू मिलता है वो डेल्टा का वैल्यू मिलता है, टा नहीं आता। हो सकता है कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि अगर डेल्टा का वैल्यू 6 है तो इन टर्म्स ऑफ टॉ कितना आएगा, तो 10 - 6 होके 4 आएगा। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अब स्केल बन गया, देखो
ये 60 मेगाहर्ट्ज वाले मशीन का ये है स्केल है, ये 100 मेगाहर्ट्ज वाले का स्केल है। ये 0 60 हर्ट्ज 120 180 240 वाला बनेगा, इसमें इस तरह से स्केल बनेगा। तो टीएमएस है, ये टीएमएस का वैल्यू यहाँ 00 60 का आपको 1 हो जाएगा, 120 का आपको डेल्टा का है या पीपीएम में 2 3 4 हो जाएगा। टॉ में अगर लिखते तो 10 9 ऐसे हो जाता, 100 में यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक चीज नोटिस करना कि देखिए 60 मेगाहर्ट्ज था, उसने एरो जितना तो ऐसे लिखा है ना, एरो ऐसे किया है। यानी जितना हम ऐसे जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। एरो का मतलब क्या, जितना हम ऐसे जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम एनएमआर की स्टडी करते हैं किसी मॉलिक्यूल की, तो उसमें हम क्या करते हैं भाई, एनएमआर में हम दो चीजें एक साथ यूज करते हैं। एक तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ और आपका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। तो मैक्सिमम जो आपका एनएमआर का इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को स्वीप करते हैं। स्वीप मीन्स ऊपर नीचे कर, कभी इंक्रीज करते हैं कभी डिक्रीज करते हैं। तो उससे आपको फिर पता चल जाते हैं कि इनका ये कौन सा प्रोटॉन शील्ड है ना। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड को कोई किसी गॉस से बढ़ाते 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 आपको फिर उसको आप उसका वैल्यू बहुत बढ़ाते जाते हैं जितना आपको चाहिए, जब तक सारे प्रोटॉन रेजोनेट ना हो। और आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है ना, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है ना, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है। या मैं ऐसे बता दूं, या फॉर एग्जांपल चलो मैं ऐसे बता देता, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये बी नॉट है, एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब आपको यहाँ से रेजोनेंस होने के बाद, रेडियो फ्रीक्वेंसी आने के बाद क्या होता है कि आपका ये अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड होता है, बी नॉट इसके साथ अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए इसके सराउंडिंग में हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 2 इलेक्ट्रॉन, इतना हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो न्यूक्लियस है जिसको मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया वो थोड़ा सा शील्डेड है। इसको फिर यहाँ तक जाने के लिए इसको फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ता है आरएफ से। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यही न्यूक्लियस, यही मैग्नेटिक फील्ड नीचे से, ठीक है, यही न्यूक्लियस थोड़ा इस डायरेक्शन में ऐसे है, इसको अलाइन करके हमें ऐसे ले जाना है, अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके सराउंडिंग में ज्यादा है। तो अब बताओ किस में मुझे ज्यादा फील्ड लगाना पड़ेगा, बी में कि ए में? बी में बी में सर। क्योंकि ये हाईली शील्डेड है ना, ये हाईली शील्डेड है। तो जितना हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देना पड़ता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है सराउंडिंग द न्यूक्लियस, उतना ही आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देना पड़ता है। और वो वाला रीजन क्या होता है, शील्ड होता है। तो याद रखना, जितना हम टीएमएस की तरफ जाते हैं ना, टीएमएस की तरफ, उससे पता चलते हैं कि द न्यूक्लियस या द प्रोटॉन इज हाईली शील्डेड। जितना आपका टीएमएस से दूर जाते हैं सिग्नल इस तरफ, उसका अपोजिट होगा, वो क्या होगा, डीशील्ड होगा। इसलिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखाया कि जितना हम टीएमएस की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सराउंडिंग द न्यूक्लियस ज्यादा होता है, और आपको इसको रेजोनेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ता है। इसलिए उस रीजन को हम शील्डेड रीजन कहते हैं। और जो भी प्रोटॉन टीएमएस के पास आ जाए तो आपको दिमाग में स्ट्राइक करना है कि इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, इस प्रोटॉन के सराउंडिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जितना ये दूर है वो उतना ही डीशील्ड है। इसलिए शील्डेड को हम अप फील्ड कहते हैं, ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है। और डाउन की तरफ जा रहे हैं, दूर जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो उसको डाउन फील्ड शिफ्ट कहते हैं।
फिलहाल सर ये जी जी बताइए। आपने कहा ना सर, ये केमिकल शिफ्ट अगर 60 हर्ट्स लेंगे और उसके डिवाइड में लेंगे मतलब फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्स में, ठीक है 60, तो वो 1 तो आएगा सर। हाँ जैसे आपने 300 का भी लिया तो वो सेम वैल्यू आएगा, 1 आएगा। तो हम केमिकल शिफ्ट कुछ और ले सकते हैं, मतलब कि टीएमएस से 60 या 60 से नीचे या 60 से एबो कुछ लेके फिर उसको मेजर करेंगे 60 वाले मेगा हर्ट हाँ हाँ इंस्ट्रूमेंट से सेम तो आएगा। जैसे 60 से थोड़ा ज्यादा करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। उससे नीचे अगर तो तो वो जी फिर 300 मेगा हर्ट्स अगर इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना सर, फिर डिफरेंट ही वैल्यू हो तो। जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना उसका भी। ये अब 1 2 ले रहा हूँ ना, 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे डेसिमल आते हैं ना, 1.2 1.3 1.4 फिर 2 पे आता है ना, वो आ जाते हैं, जी उसमें सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, जैसे ये कि द मैंने वैल्यू होना ये चाहिए। मेजर किया था ना यहाँ पे, ये वाला था ना जी 60, सर। ये ये बोल रहे हैं ना आप। इसको अगर मैं चेंज करता हाँ हूँ, सर। हाँ, इसको मैं जी 60 सर। की जगह 70 भी रख सकता हूँ, तो यहाँ पर भी वही आएगा, उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आपको। सेम आएगा 1.2 भी, 1.3 भी, 0.5 0.6। अगर 60 से कम वाला या 100 से कम वाला लेंगे ना, 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। 60 या 100 से ज्यादा लेंगे तो 1.2 1.2 2.5 3.5 इस तरह से आएगा। आप मेजर कीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट दो एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ, 100 लेंगे या 60 लेंगे, 120 लेंगे या 200 लेंगे, उनके बीच में तो बहुत सारे और नंबर्स आएंगे ना, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको सर आपने कंफ्यूजन कहा है ना तो बता टीएमएस दो को और। हम हाँ टीएमएस को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका सिंगल पीक होता है और शार्प होता है और इंटेंस एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। जी तो उस हिसाब से कोई भी अदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका पीक क्या टीएमएस से ज्यादा आ सकता है? नियर आ तो नहीं सकते होंगे मगर आ उनसे सकते आ कभी सकते हैं ना रेयर सर? केसेस में, जब हम इनका मेटल हाइड्राइड की बात करते हैं। मेटल हाइड्राइड मींस मेटल और हाइड्रोजन के जैसे बॉन्ड है ना, हाइड्राइड जी सर। पे मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कभी कभी। तो उसकी वजह से ये टीएमएस के इस साइड में चला जाता है, तो उस समय वैल्यू हम माइनस में दिखाते हैं, माइनस में। तो माइनस से आपको जी याद रखना है कि ये है हाईली शील्डेड एज कंपेयर टू टीएमएस, जी सर, थैंक ठीक है। यू। जी सर। ओके, तो फिर थोड़ा सा और कुछ फैक्टर यस पढ़ते सर। हैं, आपके क्लियर होता जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए बहुत ज्यादा ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा शिफ्ट इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव नंबर, शिफ्ट इज एट हायर फील्ड देन टीएमएस आर रेयर। जो अभी आपको बताया था यहीं पे लिखा भी है, इन सच शिफ्ट आर प्रेजेंट देयर डेल्टा वैल्यूज आर शोन इन नेगेटिव साइन में दिखाते हैं। तो उस समय टॉ का वैल्यू फिर पॉजिटिव में आएगा, वो तो T-11 T-12 ऐसे के दिखाते हैं। एग्जाम्पल है, प्रोटॉन ऑफ ए कंपाउंड एग्जिबिट NMR सिग्नल एट डेल्टा 2.5। what will be the value of chemical shift of these proton in hertz if the spectrum is recorded in 60 megahertz spectrometer? This is homework for you, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। 2.5 होगा तो कितने हर्ट्ज पे ये अब्जॉर्प्शन करते हैं? 60 मेगा हर्ट्ज पे, सॉरी 60 मेगा हर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रोमीटर, ये कर लेना आप लोग। पर अब फैक्टर्स कुछ है, सिंपल सिंपल सा है, अब तो थोड़ा सा बेसिक आ गया, तो आपसे भी पूछ पूछ के मैं करूंगा कौन से फैक्टर है जो इस केमिकल शिफ्ट पे असर कर सकते हैं। तो पहला है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस केमिकल शिफ्ट पे असर कर सकते हैं। तो आपको पूछा जाए तो आपको दिमाग में क्या लगना पड़ेगा? आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही सारा जो है केमिकल शिफ्ट का, क्या बोलते हैं, झगड़े की जड़ यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलेंगे ना, कि अगर प्रोटॉन के सराउंडिंग में कोई भी चीज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाते हो, कोई भी फैक्टर विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सराउंडिंग द प्रोटॉन, तो उससे क्या हो जाएगा? अब फील्ड शिफ्ट, अब फील्ड शील्डिंग। शिफ्ट या शील्डिंग इफेक्ट होगा। ये वैल्यू क्या आएगा? वैल्यू नियर टू टीएमएस हो जाएगा, यहां तक ठीक है। अगर कोई फैक्टर विच डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
सराउंडिंग प्रोटॉन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटॉन क्या हो जाएगा, डीशील्ड हो जाएगा। डीशील्ड मीन्स डॉन फील्ड शिफ्ट होगा। डॉन फील्ड शिफ्ट का क्या मतलब है, सिग्नल इसका आएगा अवे फ्रॉम टीएमएस। बस ये चीज आपको याद रखना, बस और कुछ नहीं है। तो हम देखेंगे क्या क्या चीजें हो सकती। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, गम्प होती है, वो चीजें आपको पता है। एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा इसमें होता है एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट। तीसरा इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हम डिस्कस करेंगे। वंडरवाल शील्डिंग, ये कुछ फैक्टर्स है जो हमें डिस्कस करना है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को एग्जांपल लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता है डिग्री ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। तो सिंपल मैं एग्जांपल पे ही आता हूं, जैसे कि ये है, ये वाला, ये क्या है आपका भाई, मिथाइल तो है, मिथाइल है, 3 हाइड्रोजन भी है, इसके साथ एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। और आपको पता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस पर आहिस्ता आहिस्ता पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होगा कार्बन पे। तो ये फिर पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी डीशील्ड हो जाएगा, डॉन फील्ड इफेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से मैं दूसरे एग्जाम्पल को क्लियर यहाँ पे करता हूँ। इसमें एक प्रोटॉन को ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये Cl है। Cl इज आल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन भी अपनी तरफ लेगा अट्रैक्ट करके, यहाँ पे और डिक्रीज होगा, फिर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की तरफ चला जाएगा, प्रोटॉन बिकम मोर डिशील्ड। देखिए, तो अब बताओ, अब इन दोनों में से इन प्रोटॉन्स का और इन प्रोटॉन्स का केमिकल इन्वायरमेंट सेम है क्या? नो सर। क्योंकि दोनों फ्लोरीन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में अलग है। तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम होगा कि क्लोरीन वाले में? फ्लोरीन वाले में। फ्लोरीन, क्यों? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, तो अब बताइए, देखिए, अब यहां देखिए, इसका केमिकल शिफ्ट ज्यादा होना चाहिए कि इसका केमिकल शिफ्ट? जैसे मैं टीएमएस में ये कर रहा हूँ, टीएमएस का वैल्यू हमने 0 डाला है ना। तो एक सिग्नल मुझे यहाँ आ रहा है, एक सिग्नल यहाँ आ रहा है, से फॉर एग्जांपल ये इन दो जगह पे मेरा सिग्नल आ रहा है। मैं इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ। तो ये किसका सिग्नल होगा? टीएमएस के पास में है, ये टीएमएस से दूर में है। ये पास वाला, ये वाला किसका सिग्नल होगा? क्लोरीन वाले। क्लोरीन वाला, क्लोरीन वाले क्योंकि जैसा एज कंपेयर टू क्लोरीन। फ्लोरीन इट इज शील्डेड, है ना। तो ये क्लोरीन वाले का सिग्नल होगा, ये बी के पास में आएगा, ये ए अवे फ्रॉम द ये हो जाएगा। तो आप बताइए, देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, डेल्टा का वैल्यू ये पूरा कैलकुलेटेड है 4.26, और जहां क्लोरीन है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 3.05। तो जहां बी आर है और वैल्यू क्या होना चाहिए, डेल्टा का वैल्यू कम होना चाहिए ना, क्योंकि वो इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। देखिए 2.68, और जहां मिथाइल है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं अटैच है, तो क्या हो जाएगा, 2.6 रिस्पेक्टिवली। समझ आया यहाँ तक? तो इस तरह से आपको Yes, एग्जाम sir. में पूछा जाता है कि बताओ भाई किसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए केमिकल शिफ्ट, यहाँ देखिए इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है, आपका मिथाइल है जो आपका यहाँ पे था 2.6 ये वाला, है ना। ये आपका नाइट्रोजन है, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। तो देखिए यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है। दिस नाइट्रोजन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ऑक्सीजन इज आल्सो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रिक एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो केमिकल शिफ्ट इस वाले कंपाउंड का ज्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, है कि नहीं? तो इस तरह से आप
पता कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ तक ठीक है? यस सर। ठीक है, बस थोड़ा-थोड़ा हम करके जाते हैं। यहाँ देखिए CH4 है, CH3Cl2 है। यहाँ एक ही मीथेन है, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है। यहाँ एक क्लोरीन अटैच है, यहाँ 2 क्लोरीन अटैच है, यहाँ 3 क्लोरीन अटैच है। तो यहाँ एक क्लोरीन ग्रुप इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर रहा है। H है और यहाँ पे Cl है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये फिर इनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, डिशीट हो रहा है। वैल्यू कितना आ रहा है? 0.33 आ रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 क्लोरीन ग्रुप लगा दिए, 2 क्लोरीन। अब 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसके पास, 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इसके पास लगे हैं, और ज्यादा पॉजिटिव इस पे कर, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से चला जाएगा। तो ये मिथिलीन प्रोटॉन जो है वो और डिशीट हो जाएगा और डाउनफिल दिखाएगा। देखो 3.05 यानी 0 से दूर जा रहा है। अगर मैंने यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को लगाया 3, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन से और अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आपका हाइड्रोजन था, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से कम, यहाँ ये मोर डिशील हो जाएगा। देखिए 5.8। तो इस तरह से भी आप इसको अरेंज कर सकते। सॉरी, थोड़ा सा गलती किया, ये 3.05 इसका है, CaCl2 का 5.28 है और 7.24 पे पहुंच जाते हैं, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम में कर सकते हैं कि आपको इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए किसका, विच प्रोटॉन इज मोर शील्डेड एंड विच प्रोटॉन इज डीशील्डेड। एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट को करके हम इसको क्लोज कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो एनआइसोट्रोप, आइसो मीन्स सेम है, ट्रोपिक इफेक्ट है ना। ट्रोपिक मीन्स कि डिफरेंट पोजीशंस, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे दिखा देंगे इसको, से फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसके ऊपर से, हाँ, ये प्लेन ऑफ द रिंग से, यहाँ से परपेंडिकुलर टू दिस, मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी मेजर करता हूँ और फिर इसको पैरेलल में रख के मेजर करता हूँ डिफरेंट डायरेक्शन से, और हर डायरेक्शन से प्रॉपर्टी सेम आते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज सेम आते हैं, तो आइसोट्रोपिक, सेम डिफरेंट पोजीशन से सेम प्रॉपर्टी। लेकिन कभी कभी अगर इसको हम डिफरेंट पोजीशंस की वजह से इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से कुछ आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनआइसोट्रोपिक। बस इतना याद रखो, यानी ये डिफरेंट पोजीशन में इनका डिफरेंट केमिकल इफेक्ट होता है। ये देखा गया है स्टेरिक प्रोटॉन में, ओलिफिनिक में, एल्डिहाइडिक एरोमेटिक प्रोटॉन्स में देखा गया है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाओगे तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एसिटिलीन का एग्जांपल लेंगे, कार्बन एटम इन एसिटिलीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये एसिटिलीन मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम क्या कहते हैं? एसिटाइलिन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन इथाइलिन। इथाइलिन का मतलब C डबल बॉन्ड H, ये है। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं इस पे नहीं जाऊंगा, पहले ही इसी कार्बन को देख के आपको एक्सप्लेन करूं। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? ये वाला कार्बन, बताइए। ऊपर वाला सर? हाँ, दिख नहीं रहा है क्या? ये वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, सर, ये वाला sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड है। और ये वाला इथिलीन प्रोटॉन, सॉरी कार्बन sp2 sp2 डबल बॉन्ड है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस कार्बन का s कैरेक्टर देखता हूँ, इस कार्बन का s कैरेक्टर देखता हूँ, तो sp का कितना s कैरेक्टर आता था? क्या हमने अभी क्या हो गया? आप लोग भूल गए क्या? मतलब sp वाले 50-50 s सर। और p है। s कितना है, p क्या है? 50। s इतना है, p इतना है, तो s 50% और p 50% है। अच्छा, sp2 में 3 है, s कितना है? a है, p कितना है? a 2 है,
तो ये 33.3% होंगे, बाकी ये 66.6% होंगे, है ना? 3 है तो 33 हो गया ना, 33 और 66.6। देखिए दिस कार्बन हैज, इसमें जो कार्बन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसका एस कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इस, और हमें पता है जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है उतना ही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ हाई पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ एस ऑर्बिटल। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आप बताओ इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि इथिलीन कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हाँ, एस्टिलीन का एस्टिलीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि इथाइलिन का? एसिटाइलिन का सर। एस्टिलीन का। मीन्स एसिटाइलिन ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से यहाँ ज्यादा शिफ्ट होना चाहिए, और प्रोटॉन क्या होना चाहिए, ज्यादा डिशील होना चाहिए। और एज कंपेयर टू एस्टिलीन, इथाइलिन का जो प्रोटॉन का केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है थोड़ा सा हाई होना चाहिए, शील्ड होना चाहिए। यानी इसका डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन इसके डेल्टा के वैल्यू से होना चाहिए, ये मानते हो ना? यस सर। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो एसिटिलीन प्रोटॉन 2.3 आता है इसका डेल्टा का वैल्यू, और इथिलीन प्रोटॉन का 4.6 आ रहा है। ये तो टोटली उल्टा हो गया अभी हमारे हिसाब से, तो इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए था एसिटिलीन का, बिकॉज दिस कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये तो उल्टा हो रहा है। इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट। क्यों होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट फील ये एक्सपीरियंस करते हैं, इसीलिए ये डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन ये फील करते हैं। देखिए थोड़ा सा एक पिक्चर से ही दिखा देंगे तो ये एस्टेलिन का स्ट्रक्चर क्या है ये सारा मैंने लिखा है, मैं पिक्चर से ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये एस्टेलिन है, ये एस्टाइलिन है। यहाँ देखिए कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है कि नहीं? इसके साथ ये लीनियर कंपाउंड है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। जो ही मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालता हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करें या बी नॉट से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। इसको डालता हूँ तो ये अलाइन हो जाते हैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के। क्यों हो जाते हैं जना? क्योंकि ये आपका एस्टेलिन है, इसको आप ऐसे मान लो, देखिए कार्बन कार्बन, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, और 2 पाई में इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है, ठीक है, लूजली इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और जो ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल देता हूं मैं, तो ये इस तरह से अलाइन हो जाते हैं, और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ट्रिपल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन, एक इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है ना, यानी 2 पाई बॉन्ड मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अंडर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जोर से सर्कुलेट करते हैं। क्या करते हैं? सर्कुलेशन करते हैं, जैसे कि ये यहाँ मैंने दिखाया, ऐसे सर्कुलेट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज। अब ये नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज है तो ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से स्ट्रॉन्गली ये सर्कुलेट कर रहे हैं, तो इसके साथ क्या होगा? अटैच सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। ये चीज तो मैंने बताया ना पहले ही, जब भी कोई चार्ज बॉडी सर्कुलेट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो सर्कुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यहाँ तक पता है ना सबको? यहाँ तक ठीक है? यस सर। जी अब सर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, अब ये सर्कुलेट कर रहा है इस तरीके से, ये कर रहे हैं इस तरह से सर्कुलेट, तो मैग्नेटिक फील्ड ए से जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट होके यहाँ से जाके यहाँ जाके ए से वापस आ रहा है, ये रो ऐसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। ये ए से थंब रूल के हिसाब से आप देख सकते हैं, थंब रूल को पढ़िए गवर्नर, आपको और इजीली आ जाएगा। जैसे थंब, जैसे आपकी उंगली का फोल्ड डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट, आपका थंब आपका मैग्नेटिक पोल्स को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरीके से। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस पे भी फोकस कीजिएगा, ठीक है।
ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर से हो गया, तो मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ए से, यहाँ से ए से आ रहा है। दैट मीन्स फिलहाल जो है, और यहाँ देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ए से आ रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ए से एरो दिख रहा है ना सबको, जो कि देखा जाए तो इट इज नियरली अपोजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैं बार बार बोल रहा था कि इनकी ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। अपोजिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये किसको अपोज कर रहे हैं? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं। देखा, देखिए ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये यहाँ से इसके मैग्नेटिक फील्ड का लाइन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको, इन दोनों का अगर पोजीशन देखें तो ये दो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहा है। यहाँ भी सेम, ऊपर भी देखिए, ऊपर वाले में भी ये यहाँ से वापस मैग्नेटिक लाइंस ऐसे आ रहा है, ऐसे वापस आ रहा है, जो कि एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो अब बताइए, जब ये अपोज कर रहा है, इसका सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इस पोजीशन में, सिर्फ इस पोजीशन में, इस पोजीशन में ये मैग्नेटिक फील्ड एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। जब ये अपोज करते हैं तो आपको पता है ये क्या होगा? शील्ड होगा। शील्ड का मतलब क्या है? आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देना पड़ेगा, और जितना शील्ड होता है उतना डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं दूसरा एग्जांपल बेंजीन का, एक मिनट, हाँ, ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे अगर आपका अगर अगर हम मानते हैं कि आपका स्टेलिन यहाँ पे पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बैठा था, अब ये परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बैठा है ऐसे, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ बीच में, ये सारा सर्कुलेट करेगा ऐसे, ऐसे सर्कुलेट करेगा, ऐसे सर्कुलेट करेगा, ऐसे। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आके ऐसे जा रहा है। इनका डायरेक्शन कैसा है? देखिए, और देखिए ये प्रोटॉन का, इस प्रोटॉन के इस, इन दोनों को ही आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इंच ज्यादा हो गया तो इसको मैं, इन दोनों पे नजर मारिए आप, ये और ये प्रोटॉन का स्पिन है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं? जी सर। रीएनफोर्स हो रहा है, तो उस समय क्या होता है? डाउन फील्ड शिफ्ट होता है। लेकिन जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो स्टेलिन क्या करता है? अपने आप को अलाइन करता है, पैरेलल हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इनकमिंग जो आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रोटॉन पे है वो केमिकल शिफ्ट क्या हो जाते हैं? हाई अप फील्ड शिफ्ट हो जाते हैं, और ये शीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये अलाइन की जगह पे अपोज हो जाते हैं। और ये वाला प्रोटॉन हम जो सोच रहे थे कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होना चाहिए? डिशील्ड होना चाहिए था, लेकिन इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये शील्ड हो जाता है। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। ये वाला देखिए बेंजीन वाले का, बेंजीन को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? बेंजीन के रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कुलेट जोरों से करना शुरू करते हैं। देखिए ये सर्कुलेट ऐसे एरो से दिखा रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे आके सर्कुलेट करना शुरू करते हैं। अब ये भी चार्ज पार्टिकल है, सर्कुलेट करेंगे, ये भी तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ऐसे, जो इसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होगा थंब रूल के हिसाब से, ठीक है, ऐसे 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 जनरेट होगा, ठीक है। अब देखिए
ये वाला जो प्रोटॉन आ रहा था, दोनों को मैं यहाँ एक बार कंपेयर करता हूँ ताकि क्लोजिंग करूंगा मैं इसको, ये लास्ट होगा आपका ये एसिटिलीन वाला, ये जहाँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ए से निकल रहे थे, और अब ये इस प्रोटॉन को, इस रीजन को शील कर रहा था, अपोज कर रहा था अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ पे, यहाँ देखिए, इस प्रोटॉन को हमें देखना है ना, मेजर तो इसी को करना है, इस प्रोटॉन को। इस प्रोटॉन के पास पास आते आते ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इस प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड के साथ और आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये अलाइन कर रहा है, रीएनफोर्स कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये जो प्रोटॉन्स है एरोमेटिक प्रोटॉन्स, हाईली शील होगा कि डिशील होगा? एरोमेटिक प्रोटॉन क्या होना चाहिए, हाईली शील होना चाहिए कि डिशील होना चाहिए? ये मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहूंगा। हाईली शील्ड होना चाहिए। अरे फिर आप लोगों को तो उल्टा समझ में आ गया। यहाँ देखिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब तक आप आंसर न दे मैं इसको बार बार रिपीट करूंगा, ठीक है? ये आवाज देखिए, कटती है सर बीच में। हाँ आवाज कटती है सर बीच में। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू है, थोड़ा सा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आराम से, ठीक है? ये देखिए, आपका सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको पता है, बार बार बताया, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इजीली सर्कुलेट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से ये वाला मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, जो रेड वाला मैं दिखा रहा हूँ ना, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ग्रीन वाला जो मैंने देखा सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रेड वाला, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से एराइज हो रहा है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे खत्म हो रहा है, ऐसे थंब रूल के हिसाब से, ठीक है? तो इसका डायरेक्शन ऐसे है, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जनरेट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ऐसे। देखिए, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऐसे है ना, ऊपर की तरफ हम इस एरो से दिखा रहे हैं, और यहाँ आते आते ही, यहाँ आते आते इसका डायरेक्शन, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अलाइन हो रहा है, अपोज हो रहा है? अलाइन अलाइन हो रहा है। जिसको हम क्या बोलते हैं, रीइंफोर्स बोलते हैं, रीइंफोर्स हो रहा है या अलाइन हो रहा है, ठीक है? तो अब जो जो आपका प्रोटॉन है यहाँ पे, ये फील ज्यादा फील करेगा कि कम फील करेगा, ज्यादा फील करेगा कि कम फील करेगा, ये वाला प्रोटॉन, ये वाला ज्यादा करेगा सर। ज्यादा करेगा ना। दैट मीन्स जो हमने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड डाला था, यहाँ से अप्लाई किया था, और जो ये फील कर रहे हैं वो ज्यादा, बिकॉज सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो ये ज्यादा फील कर रहे हैं, मीन्स ये हाईली डिशील हो जाता है। क्या हो जाते हैं? डिश। एरोमेटिक प्रोटॉन्स आर हाईली चीज भी नहीं, डिशील। जो अब जबकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, ये सारा क्या है, sp2 है ना। sp2 का हमने कितना बताया था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बताया था, कहाँ क्या था, 2 पॉइंट समथिंग बताया था मैंने, 2.35 बताया था, 2.35, ठीक है? 2.35 होना चाहिए था इनका, लेकिन क्या आ रहा है, 2.35 की जगह इन एरोमेटिक प्रोटॉन्स का 7 के पास आते हैं डेल्टा का वैल्यू, और जब भी 7 के आसपास, 6.5 से 7.5 के आसपास आपको कोई डेल्टा का वैल्यू आता है, तो आपको दिमाग में लाना है, हो ना हो इसमें एरोमेटिक प्रोटॉन्स होंगे, बिकॉज ऑफ इन आइसोट्रोपिक इफेक्ट्स। एरोमेटिक प्रोटॉन्स जो कि इस बेंजीन रिंग के साथ 6 प्रोटॉन्स अटैच हैं, 6 प्रोटॉन जो अटैच है, वो रीइंफोर्स करते हैं इनका, सॉरी, जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो रीइंफोर्स करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इन प्रोटॉन्स को क्या करते हैं, डिशील करते हैं, जिसकी वजह से इनका 6.5 से 7.8 के बीच में इनका एब्जॉर्प्शन पीक आते हैं, जबकि एसिटिलीन अपने आप को इस तरह से अलाइन करते हैं जिसमें आपका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है,
इस हाइड्रोजन वाले रीजन में अपोज करते हैं, जिसकी वजह से ये शील्ड हो जाते हैं और इसका डेल्टा का वैल्यू लो हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? जी हाँ सर। बस ठीक है, बस इतना हम पढ़ते हैं। हाँ अब मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल ये तो यहाँ पे हो गया, देखिए इसको मैंने शील्डेड डिशील्डेड रीजन से आपको दिखाया होगा, ऊपर दिख रहा है शील्डेड रीजन डिशील्डेड रीजन है ना, ये यस अगर सर। इसके पैरेलल में यहाँ होंगे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, जो इसके साइड से अटैच होंगे, सारा डिशील्डेड रीजन में आ रहा है, क्योंकि सारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ये कर। लेकिन कभी कभी अगर कोई प्रोटॉन इस एरोमेटिक रिंग के प्लेन में आ रहा बीच में आ रहा होगा, वो शील्डेड हो जाता है। ऐसे कंपाउंड भी आप लोग शायद स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इस टाइप के कंपाउंड होते हैं, इस टाइप का। देखिए कभी कभी इस टाइप का कंपाउंड आते हैं, कभी कभी ये एरोमेटिक प्रोटॉन वाले साइड में क्या होता है, शील्ड भी होते हैं, इस टाइप का आंसर कंपाउंड जिसको बोलते हैं CH2, इन दोनों के साथ ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे। तो ये बीच में आ रहा है ना, तो उस समय तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो इस टाइप के कंपाउंड फिर शील्ड हो जाते हैं। बस ये थोड़ा सा आप दिमाग में, आज इतना काफी है क्या? जी जी सर। सर। तो थोड़ा सा इसको मैं कट छाट करके जी कम सर। करके थोड़ा सा फिर आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा। जी सर। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू सर।